नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर आरओ और यूपीपीसीएस स्पेशल क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आरओ और यूपीपीसीएस स्पेशल क्लास लेकर के। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि तैयारी आप अपनी जैसे आप कर रहे थे करते रहिए, इसलिए मैं कोई भी यहाँ डिले नहीं कर रहा हूं। जैसे हम लोग की क्लासेस चल रही थी चल रही है, जैसे आप लोग की तैयारी हो रही थी वैसे हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि कछुआ बनने का समय है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें, खरगोश नहीं बनना है, क्योंकि आप बहुत तेज पढ़ करके फिर रुक जाएंगे तो जहां रुकेंगे वहीं कछुआ आपसे आगे निकल जाएगा। तो समय मिला है, समय में कछुआ बने रहिए और धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। होली 2 दिन मनानी है, अभी से होली नहीं मनानी है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस जो क्लास यहाँ पर रोज सुबह 10 बजे होता है भैया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और शाम को 6 बजे भी बहुत जल्द क्लासेस शुरू होने वाली है, जो आपकी सब्जेक्ट वाइज बहुत ही कंपलसरी चीजें वहां पर आपको कराई जाएंगी, क्योंकि अधिकतर चीजें आपके प्रैक्टिस क्लास में तो ऑलरेडी हो जाती हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो चीजें बहुत कंपलसरी उनको यहाँ किया जाएगा। और यहाँ पर जो कराया जाएगा 6 बजे, ये वो चीजें होंगी जो आपके नंबर को बढ़ाएंगी। बढ़ाने का तात्पर्य जो आपको परेशान करती है, तो उन्हें बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेट कर कर उन चीजों को क्या आपके इनहेंस किया जाएगा, उनमें इंप्रूवमेंट लाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पहला प्रश्न? कह रहा है प्रदेश का कौन सा जिला कह रहा है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चलिए भैया, यूपी स्पेशल से पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को समझ रहे होंगे, अपने मैप में जाइए, उत्तर प्रदेश के मैप में जा रहे हैं। अगर आप इन तीनों राज्यों को देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा कह रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। उत्तर साइड की तरफ कौन सा ऐसा है जो स्टार्टिंग होता है? तो भैया इसका सही जवाब क्या होता है? आपका सहारनपुर। जी भैया, सहारनपुर है जहां से आपके यूपी की बेसिकली शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये सबसे उत्तरी छोर है हमारे यूपी का, और यहीं से तीनों की सीमाएं लगती है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा प्रदेश? आपका अपना उत्तर प्रदेश, जो है उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर, ठीक है। चलिए, मैंने तो सरकार का ही प्रमोशन कर दिया। आप बताइए, आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। यार एक दिन जिस दिन तुम लोग अधिकारी बनोगे ना, कुल मिला के सरकार का ही प्रमोशन करना पड़ेगा। सरकार की नीतियों को लागू करो। सरकार क्या कमी कर रही बताओ। सरकार कहेगी चुनाव जितवाओ तो चुनाव भी जितवाओ। सरकार का प्रचार करो, जाति जनगणना करो, सब तुम ही करोगे, ठीक है। तो यहां पे इसका सही जवाब क्या है? आलू और गन्ना। जिन्होंने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। आलू और गन्ना जो है इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिए, बताइए। देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, बहुत ही मजा आ रहा होगा 2 ही प्रश्नों में, तो आप लोग इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो क्यों मैं कहता हूं सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना दोस्तों, तो ये क्लासेस दोबारा आपको दिखेंगे नहीं। आप मान लीजिए एक बार देख लिया, क्लास अच्छी लग गई, फिर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, आगे बढ़ गए, तो दोबारा कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज फिर आपको तो ना मेरे चैनल का नाम याद होगा, क्योंकि पहली बार देख रहे हो, और ना आपको ये भी पता होगा दोबारा रिकमेंड करे या ना करे यूट्यूब, ये भी जरूरी नहीं होता ना। तभी सब्सक्राइब कर लोगे, अपने आप वो देगा, झक मार के देगा, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है उसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जो सुमेलित नहीं है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया, क्या आपका क्या है? माता टीला, बेतवा, बेतवा, राजाघाट। हाँ, राजघाट बांध। जी भैया, राजघाट बांध जो यहां पर यमुना दिया है ये गलत है। जी भैया, राजघाट जो बांध है ये भी आपका कहां पर है? राजघाट बांध भी आपके बेतवा नदी पर बना हुआ, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? ये आपके एमपी यूपी बॉर्डर पर है, ठीक है। एमपी यूपी बॉर्डर पर ये इन दोनों राज्यों के द्वारा स्थापित किया गया है। इसी राजघाट बांध का नया नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये देख रहे तो बिल्कुल सही है। राजघाट बांध का नया नाम अब रानी लक्ष्मीबाई हो चुका, और बेतवा पर यह भी है, तो ये तो पुराना नाम नया हो गया। और माता टीला भी आपका कहां पर? बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। और इसी पर देखिए एक दो और आपको बता देता हूं। माता टीला हो गया, एक आपका परीक्षा बांध है। कौन सा?
परीक्षा बांध भी आपका बेतवा नदी पर है, ठीक है। तो बेतवा नदी पर 3 बांध, माता टीला, परीक्षा, रानी लक्ष्मीबाई, या आप उसे राजघाट कह दीजिए, पुराना नाम था, ठीक है। यहाँ पर 3 जो है इस पर स्थित है और इससे ज्यादा आपके नहीं आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई, पूछा जाए अगर यूपी के किस जिले में है तो भैया ललितपुर। कौन सा? ललितपुर। ओके, ललितपुर तो पता है ना आपके, जो एमपी और यूपी बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एकमात्र, जी भैया, एकमात्र परमाणु यानी कि एटॉमिक जो एनर्जी है जो जनरेट होती है वो आपके नरौरा। नरौरा कहां पर कह रहा है भैया? बुलंदशहर। बुलंदशहर जानते हो ना, मैप में देख लो। ये कह रहा है इसकी प्रथम इकाई कब चालू हुई थी। आपको पता होना चाहिए यहां पर टोटल 2 रिएक्टर चलते हैं, ठीक है। 2 रिएक्टर चलते हैं, दोनों जो है प्रेशराइज्ड वाले हैं, ठीक है। और पूछ रहा है कि इसका उत्पादन, पहला उत्पादन कब चालू हुआ। तो चलिए यहां पर आपके सामने 4 उत्तर दिया हुआ है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए भैया, पहले वाले का 1991 में चालू हुआ था और दूसरे वाले का भी 1992 में चालू हुआ था, ठीक है। तो 1 साल का अंतर है, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ये जो है ये गंगा रिवर के जो है किनारे बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल आप एक चीज जान लीजिए, जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं या तो समुद्र किनारे या तो नदियों किनारे बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें प्रशीतक की जरूरत होती है। जब कभी कोई दुर्घटना हो तो हीट को संभालने के लिए इन्हें जो है नदियों या उसके किनारे बनाया जाता है। आप चाहे जितना भी देख लेंगे, इनमें जो है बहुत हद तक जल का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी इन्हें इसके किनारे बनाया जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय जो है किया जाता है। आपको पता है कि हमारे यूपी में ऐसे बहुत से लोक नृत्य हैं जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है और वो अपनी एक अलग कला कौशल का क्या कर रहा है, पहचान रखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा भैया बुंदेलखंड से संबंधित है। कर्मा, सैरा, डरिया, चरकुला। ये दरअसल यहाँ पर ये प्रश्न इसमें एक इसने शर्त डाल दी जो फसल कटाई के समय होती, ठीक है। तो बताइए, तो देखिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका जवाब क्या, सैरा जवाब दिया है, सैरा, वो सही कर ले। आप जानिए सैरा डांस आपके पता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जो आपके क्या नाम है ये यूपी के, बाकी एमपी में भी ये देखा जाता है, एमपी में भी जो है ये देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने एमपी पीसीएस का फॉर्म भरा हुआ, जरा मुझे बताइएगा। तो एमपी पीएससी का जो फॉर्म अगर आप लोगों ने, दरअसल उसका भी अप्रैल में जो है प्रस्तावित है प्री, अगर आप लोगों ने भरा है बताइएगा। मैं सोच रहा हूं उसका जो स्टेट स्पेशल काफी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप लोगों ने भरा हो तो उसकी स्टेट स्पेशल भी मैं पढ़ाने की सोच रहा हूं। अगर आप में से भरे हो कुछ भी, अगर कुछ भी भरे हो एक बार कहोगे तो मैं एक बार सोच रहा हूँ उसे स्टार्ट कर दूं, हफ्ते में 2-3 क्लास देने का, जिससे आपके 1 महीना में पूरा उसका यूपी एमपी का स्पेशल तैयार हो जाए, ठीक है। बाकी ये समझ गए, ये 3 जिला यूपी का मैंने बता दिया, सागर जिला जो आपका एमपी का है, वहां पर ये क्या सैरा लोक नृत्य जो है किया जाता है, जो फसल कटाई समय होता है। चलिए इन कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसका सही कालानुक्रम क्या होगा। चलिए यहाँ पर 4 चीजें दी गई हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भैया, क्या होगा बताओ। अब देखो यहाँ पर आपके सामने विजयनगर का कृष्णदेव का दे रहा है, फिर उसके बाद क्या दे रहा है, कुतुब मीनार का दे रहा है, फिर उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन दे रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, फिरोज तुगलक की मृत्यु। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि देखो ये बात तो स्पष्ट है कि फिरोज कुतुब मीनार का निर्माण जो है इससे पहले हुआ था, इसमें आपको कोई भी डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पुर्तगालियों का यहाँ भारत आगमन हुआ था वो क्या, वो इसके बाद हुआ था, यानी कि अभी तक ये क्या है, टॉप पे है। अब फिरोज तुगलक की मृत्यु जो हुई थी वो टॉप पे है कि नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है, ये आपको देखना है। ओके, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। चलो दोस्तों यहां पर शुरू करते हैं। तो देखिए भैया 1498 में पुर्तगीज आए थे और फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है कब हुई थी भैया, 1388 में हुई थी, ठीक है। 1368 में आपका कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था और 1388 में जो है आपके फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो यानी कि सबसे ऊपर आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तो 2 4 के बाद यहाँ पर क्या होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 होगा, जिसका सही जवाब ये हो जाएगा, क्योंकि इनका जो शासन काल था 1509 से लेकर के 1529 तक था। और ये मैंने आपको बताया कि 1498 में आपके पोर्तुगीज जो है क्या भारत आगमन हो गया था, जो कालीकट पे आए थे हमारे, कौन नाम था आप खुद बताओ। चलो कौन जो है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, यहाँ 4 नाम दिए हैं, बताइए कौन सा नहीं था। बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे
आपके आंखों के सामने है इतना आसान सा प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो इसी बात पे ठोको लाइक और करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे प्रश्न लाता हूं। देखिए मेरी क्लास का मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, मैं आपको बार बार हर क्लास में इसका जिक्र करता हूं, जिससे आप कभी भी ना भूलें। शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूला करो दोस्तों। अगर आपको जो चीजें पता है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन मैं अगर बता रहा हूं नहीं पता है, जस्ट राइट डाउन तुरंत। ठीक है, और उसको मैं बार बार कहता हूं लिखो। मेरी क्लास कर रहे हो 40-45 मिनट की क्लास होती है, उसे लिखने में तुम्हें 1.5 घंटा लग जाएगा मैक्स टू मैक्स, जितना मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन हाँ, उसे तुम एक बार सोने से पहले अगर थोड़ा भी 20 मिनट आधा घंटा दे दिए, और मैं बार बार कहता हूं जरूर रिवाइज करो फिर सो, वास्तव में तुम दूसरों से बहुत अच्छा करोगे। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कि आपको अगर टाइम मिला जिसमें आपको करना क्या चाहिए, जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। नागार्जुन जी, भैया नागार्जुन जी क्या थे? नागार्जुन जी बौद्ध धर्म के क्या थे? मॉन्क थे। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, ये जो है क्या बुद्धिस्ट थे। और ये जो है बुद्ध कौन से? महायाना बुद्ध थे। ठीक है, और ये मॉन्क, मॉन्क मतलब क्या होता है? जो क्या कहते हैं मॉन्क को अंग्रेजी हिंदी में? जो भिक्षा मांगते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, चलो कुछ भी होगा। एक फिलोसोफर भी थे, ये आपको पता होना चाहिए, ये फिलोसोफर भी थे। ठीक है, ये दरअसल जो बौद्ध की फिलॉसफी थी उसे जो है क्या बताया करते थे। अगला प्रश्न है, यहाँ कथन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ कारण दिया गया है। बताइए जो है इनमें से, आप इन चारों में से बताइए। यहाँ क्या करा है? अंतिम है, ए गलत है, आर सही है। बाकी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मैं हट जाता हूं यार, देख लो पूरा। मैं हट गया, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? मैं हटा, तुम बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है भैया, ए। जी भैया ए। आपको पता है 1932 में जब सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी, उसी के बाद क्या हुआ था? अल्पसंख्यक समुदाय और विधानमंडल में कुछ सीटें क्या सुरक्षित कर दी गई थी, और इसके लिए क्या पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत वहीं से हो गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है तो इजी था, नहीं पता है तो दोस्तों ध्यान से पढ़ो। ठीक है, दिक्कत ना लो। मैं फिर कह रहा हूं, इतने समय में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ना, मैं आपको जिस हिसाब से पढ़ा दूंगा और पूरी एकदम रेफरेंस बुक से पढ़ाऊंगा। ये मैं देखो, मैं पूर्वालोकन को भी बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो अब जिस हिसाब से यूपी पीसीएस खेलने लगा है, मैं पूर्वालोकन को भी बहुत वेटेज नहीं दे रहा हूं। पूर्वालोकन रहा होगा आज के 3 साल पहले तक, लेकिन पिछले 2-3 सालों से हिसाब से यूपी पीसीएस अपने आप को निखार रहा है। मैं पूर्वालोकन पे बार बार कह रहा हूं, उस पर कम फोकस करो, क्योंकि ये टफ करता जा रहा है। जैसे यूपीएससी लेवल की चीजें तो इस पे लगभग पूछे जाने लगी है, और वही जब अच्छा करोगे तभी दूसरे से आगे जाओगे। तो अपने आप को हमें मजबूत करना, वो मेरी क्लासेज में आप देखेंगे। मैं कहता नहीं, करता हूं, ये आप देखेंगे समय के साथ। अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? बताओ, डिवैल्यूएशन का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होता है? बहुत आसान सा जवाब है यार, ध्यान से पढ़ो। बहुत है डिवैल्यूएशन। आप कब कहते हो यार डिवैल्यू हो गई है? तो आप लोग खास करके डिवैल्यूएशन का प्रयोग अगर आप लोगों ने दिमाग लगाएगा, थोड़ा सा जोर डाले होते तो मिल गया होता जवाब क्या? बी, इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है। जी भैया, जब दूसरे देशों की तुलना में हमारे देशों की जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में कमी आती तो हम कहते हैं हमारा मूल्य की ह्रास हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, डिवैल्यूएट हुआ है हमारा क्या कहते हैं करेंसी। आपको तो इतना पता होगा, इकोनॉमिक की दृष्टि से बताता हूं। कुछ देश जैसे चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को थोड़ा डिवैल्यूएट रखता है, जिससे क्या निर्यात में उसे प्रोत्साहन मिल सके। और डिवैल्यूएशन निर्यात के लिए जहां अच्छा होता है, वहीं अगर आयात के दृष्टि से वो बहुत खर्चीला पड़ता है। जैसे इंडिया के लिए डिवैल्यूएशन बहुत हद तक महंगा पड़ जाता है, क्योंकि हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। लेकिन निर्यात को बनाए रखने के लिए हमें डिवैल्यूएशन करे रहना पड़ता है। ठीक है, और वैसे तो इस समय डॉलर कंपेरिजन इंडिया की मुद्रा की हालत तो बहुत ही खस्ता है, क्या ही बोला जाए, जाने दो। अभी हमारी इकोनॉमी ही सफर कर रही है तो हम क्या बोले। चलिए इस पर विचार कीजिए, इसका सही ऐतिहासिक क्रम आपको बताना। ठीक है, सही ऐतिहासिक क्रम बताना। इंडिया का जितना पोटेंशियल है ना दोस्तों, अगर शायद उतने अच्छे से चल जाता, क्या नाम है, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यार रोजगार की कमी नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर में आईआईटी आईआईएम जैसे कॉलेज के विद्यार्थियों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये सब आप कहीं न्यूज में नहीं पाओगे। क्या करोगे यार। ठीक है, लोग पूछते हैं कि आज के डेट में तुम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? यार कुछ करने के लिए कहीं मौका तो हो, कहीं मौका हो तभी तो कुछ किया जाएगा। अब पेपर निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा,
क्या ही फायदा, फिर आदमी कहता है पढ़ के क्या फायदा, नेता ही बनते हैं। तो चलो यहाँ पर इसका सही जवाब आप लोग को अब तक मिल गया होगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना आपकी की गई थी कब दोस्तों? चलिए फटाफट बताइए। आरआरबी की स्थापना कब की गई थी? रीजनल रूरल बैंक 1975। कब? 1975 में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? जी भैया 1955। कब? 1955 में की गई थी। उसके बाद आपका क्या आता है? नाबार्ड की कब की गई थी? ये मैंने आपको कई बार बताया, इसे भूलना मत। नाबार्ड की 1982 में, 1982 में। और अग्रणी जो बैंक योजना थी, इस योजना को कब लाया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने लीड बैंक स्कीम की बात कर रहे हैं तो 1969 में। कब? 1969 में जो है इसे लाया गया था। तो इसके आधार पर आपको क्या लग रहा है सबसे पुराना क्या हो रहा है? आपका भारतीय स्टेट बैंक। तो यानी कि क्या सी और डी कैंसिल हो गए। अब उसके बाद क्या रहा? 1955 के बाद 1969, 4 के बाद क्या 2 आना चाहिए, तो 2 कहां? बी में आ रहा, इसलिए क्या ये सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए बताइए, सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया है किस क्षेत्र को? बताओ किस क्षेत्र को 10वीं योजना में? आप एक चीज जान के चलो, जो आपके में 12 प्लान है, वो 12 प्लान से आपको अच्छे खासे प्रश्न, मतलब 1-2 प्रश्न हर साल पूछ लेता है। वैसे यार देखा जाए तो यूपी पीसीएस अगर अभी किसी टॉपिक से अपने आप को दूर किया हुआ है तो वो जो है इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उससे थोड़ा दूर किया हुआ है। उसमें अगर वो करंट अफेयर्स को ही फोकस में रख के चलता है और बहुत स्टेटिंग में बहुत नॉर्मल चीज ही पूछता है। तो ये जान के चलो गनीमत है, एक सब्जेक्ट का भार कम है तुम लोगों पर। तो चलो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ऊर्जा जवाब दिया है वो सही कर ले। अब आप लोग देखिए, जो आपकी 10वीं योजना थी 10th प्लान, इसमें दरअसल जो है 2002 से 2007 तक, जी भैया 10th जो प्लान था वो 2002 से लेके 2007 तक जो है इसका पूरा टाइम पीरियड था। और इसी में जो 20 पॉइंट प्रोग्राम नहीं था, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो इसी 10th ईयर प्लान में जो है लाया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और यहां से आपको क्या जानना चाहिए, इसमें जो है सरकार ने 8.1% के ग्रोथ का लक्ष्य रखा था, लेकिन इन्होंने इस 5 साल में केवल 7.7% का ग्रोथ ही हासिल कर पाए थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आप लोग ये ग्रोथ की बात आई है, मैं आपको एक ग्रोथ बता देता हूं। अभी जैसे मैं पढ़ रहा था कि 2014 से लेके 24 के बीच में इंडिया की ग्रोथ कितनी रही है, तो मैं देख रहा था 2004 से लेकर के 14 के कंपेयर में 2014 से लेकर के 24 के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ इसके कंपेयर में कम रही है। 0.6 या 0.5 ऐसे परसेंट कम रही है। 0.5 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हम ट्रिलियन में खेलने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और इंडिया में अगर जो है सरकारें केवल ऐसे आंख मूंद करके रखे ना, फिर भी हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 5 ट्रिलियन अपने आप पार कर जाएंगे 10 साल में, ये जान के चलो। अगर वो आंख बंद करके रहे, इतनी पॉपुलेशन है, कहां जाए, कुछ तो खाओगे जिंदा रहने के लिए, वही तो धीरे धीरे सर्कल में जाकर के पैसा अमाउंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी। आप समझो इस चीज को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? बताओ। ये सब चीजें मैं क्यों बताता हूं, आप एक जो है स्टूडेंट है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रश्न में आएगा, आपको एक अच्छे नागरिक के तौर पर चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब कह दिया, नटराज की जो मूर्ति थी ना, ये दरअसल ब्रॉन्ज यानी कि कांसे की बनी हुई थी। और इसके आप देखें जो ये डांस फॉर्म होते थे, तांडव डांस फॉर्म में ये खड़े हैं। और इसका सही जवाब है चोल कला से संबंधित है। क्या है? चोल कला से संबंधित है। और साथ ही साथ आपको पता है जो इसमें इसके चारों तरफ ऐसे इसके सर्कल में रखा गया है, उसका ये मतलब है कि नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, मतलब जो समय काल कभी भी खत्म ना हो सके, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी तांडव की मुद्रा में जो है उसमें जो है शिव जी की मूर्ति है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो चोल काल से आपको संबंध दर्शाती है। बैंक दर ब्याज की वह दर है, मतलब बैंक रेट किस प्रकार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। क्लास अच्छी लग रही है, अब बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं रिमाइंडर के रूप में, कि बीच बीच में आप भूल ना जाओ कि हाँ यार पढ़ तो लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब पढ़ने में से मैं तो पढ़ाता हूं तो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाई की बात करता हूं, बीच में रिमाइंडर के लिए बोल देते, हाँ आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फ्री की चीज है यार।
तो चलो जितने लोगों ने यहां पर क्या डी जवाब दिया है उसे सही कर लें। देखिए आप समझिए बैंक रेट पर क्या होता है ना, बैंक रेट पर जो आपके रिजर्व बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है उन्हें जो पैसा दिए रहते हैं उस पर डिस्काउंट देते हैं। बैंक रेट को इसका एक नाम और है, उसे डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अगर कहीं पूछेगा, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। बाकी डी इसका ऑप्शन सही है, जहां पर रिजर्व बैंक जो होता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उन्हें जो आपको ये लोन दिया रहता है उसमें क्या करता है, पुनर्कटौती यानी कि क्या डिस्काउंट देता है। समझ गए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ सूची दिया गया है, सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलो बताओ। टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चलो शुरुआत किया जाए, लगाया जाए कि दिमाग लगाओ। चलो लगाओ दिमाग, अब तक तो शुरू हो गया होगा। चलो, कांच का सामान किसका है, फिरोजाबाद। ठीक है, चलो अगला बताओ क्या होगा। अगला आपके दिमाग में क्या आ रहा है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, चिन्हट, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, टेराकोटा गोरखपुर, ठीक है, और लकड़ी खिलौने आपके वाराणसी। तो ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए होगे यार, इससे ज्यादा क्या, अगर इससे बात नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। चलो, कौन सा वायु प्रदूषक, ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, बताओ। अर्थात ये कह रहा है कि एक वायु प्रदूषक है, ठीक है, वो क्या होता है जिस तेजी से आपका ऑक्सीजन आपके ब्लड में, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें मिक्स होता है, उससे तेजी से वो मिक्स हो जाता है। प्रश्न का तात्पर्य आप समझ गए। कह रहा उसका नाम बता दो, कह रहा बस नाम बता दो। अब मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूं, वो ऑक्सीजन के कंपेयर में 300 गुना तेजी से मिक्स होता है। पहली बात तो ये जान लो, कितना, 300 गुना तेजी से मिक्स होता है। ठीक है, और उसका नाम क्या, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी भाई, अगर आपने सी जवाब दिया है तो सही कर लो, उसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पता है, ये क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स, उसमें क्या आयरन और प्रोटीन कंपोनेंट जो है, जो आपके आयरन और प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, वो आपके हीमोग्लोबिन में ही होता है। ठीक है, तो एक चीज आप जान लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो आपके रेड, देखिए एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स में जो आपका आयरन और प्रोटीन होता है वो हीमोग्लोबिन में ही के में जो होता है वो इसी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर छोटी से छोटी चीज बताने का प्रयास करता हूं, इसीलिए कहता हूं ना, एक बार मेरी क्लास देख लो, जितनी चीजें बता रहा हूं शॉर्ट नोट्स कर लोगे तो आप जितना कुछ पढ़ रहे हो ना, उसमें ये चीजें आपके लिए सोने पे सुहागा है। दोस्तों, मैं कोई भी क्लास को ऐसे नहीं करता हूं, हाँ इसका जवाब हो गया, ठीक है आगे बढ़े, क्या फायदा जब तक अभी प्रैक्टिस देखो एक चीज समझो, प्रैक्टिस क्लास और मॉक टेस्ट में अंतर है। आप मेरी बात समझो, प्रैक्टिस क्लास और मॉक टेस्ट में अंतर है। जब मैंने आर का मॉक टेस्ट कराया था तो उसमें मैंने जवाब वाब नहीं बता रहा था, आपको बता रहा था। उसमें मॉक टेस्ट में होता है कि तुम अपने आप को देखो कितना सही कितना गलत हो, प्रैक्टिस में होता है सीखो। प्रैक्टिस होता है बेसिकली सीखने के लिए, इसका नाम ही है प्रैक्टिस, तो यहाँ सीखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। जब मॉक कराऊंगा ना तो इतना सब टाइम हम नहीं देता, जितनी देर में क्लास ले रहा हूँ ना, इतनी देर में मैं 120-20 क्वेश्चन कराता हूँ। जी भैया, चलो, नोक रेक ज्योमंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है, चलिए जवाब दीजिए। नोक रेक ज्योमंडलीय क्षेत्र, बताइए, बहुत ही आसान सा जवाब है। बेसिकली कह रहा है कि नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहां पर स्थित है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या जवाब दिया है, मेघालय। जी भैया, आपको देखो नोकरेक जो है दरअसल जो गारो हिल्स है, गारो हिल्स के जो पश्चिमी एरिया, जी भैया वेस्ट गारो हिल्स, ठीक है, वेस्ट गारो हिल्स पर ये जो आपका नोकरेक है ना, ये नोकरेक सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो नोकरेक क्या आपको पता होगा, वेस्ट गारो हिल्स। वेस्ट गारो हिल्स कहां है, आपके मेघालय में, और वहां की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां कथन दिया है, यहां कारण दिया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों के सामने बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
क्लास अच्छी लग रही है यार? आप लोग सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कमेंट नहीं करते। बहुत लोग क्लास देख लेते हो, कमेंट नहीं करते। मैं बार बार कहता हूँ एटलीस्ट मुझे कमेंट करके बता दिया करो क्लास कैसी लगी है। और बाकी अभी तो देखो अभी मैं कोई पेड उड बेच नहीं चलाता हूँ, ठीक है? मैं पहले बार बार बता दूं, अभी मैं कोई पेड बेच वेच नहीं चलाता हूँ। सारी चीज़ें फ्री हैं, आपको अभी फ्री ही दे रहा हूँ जब तक दे पाऊंगा, क्योंकि अभी चीज़ें इसीलिए तो फ्री देने की वजह से अभी सब अकेले ही कर रहा हूँ। जब किसी की ज़रूरत पड़ेगी तब थोड़ा सा आपसे सहायता लूंगा, लेकिन अभी फ्री लेके चल रहा हूँ क्योंकि अकेले कर रहा हूँ। तो इसलिए जितना प्रोवाइड करा सकता हूँ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। मेरी चीज़ों में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन चाहे जो चीज़ें ले करके आता हूँ, आप कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, शुरू से लेके आज तक कभी मैंने टाइम पास के लिए एक भी क्लास नहीं लेकर आई है। एकदम पूरा इसमें पूरा आपको चीज़ें क्या होती है पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में चीज़ें लाना पसंद करता हूँ कि यार हम छोटी वनडे एग्जाम नहीं पढ़ ना, हम लोग यूपी पीसीएस अधिकारी एसडीएम बनने वाले हैं भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, वेरी गुड। जितने लोगों ने ए जवाब दिया उस सही कर ले, ठीक है? मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी चीजें बताई हुई थी, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चले यहां पर बताइए, अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न अच्छा है, बताइए क्या होगा। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न क्या कह रहा है। जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, विभिन्न सरल तथा एवं जैविक मार्गों से कार्यशील होता है तथा इस दौरान तत्वों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्व्यवस्था यानी क्या, मतलब पुनर्व्यवस्था मतलब पुनः उसे व्यवस्थित किया जाता है। पुनर्चक्रण यानी कि साइकिल में उसे फिर से लाया जाता है, ठीक है। रिसाइकिल, जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किन प्रावस्थाओं से होकर संपन्न होता है? तो बताओ भैया किन प्रावस्थाओं से होकर संपन्न होता है? बहुत ही आसान से जवाब है यार, समझ गए तो जवाब आपके सामने होगा, नहीं समझो जवाब देख के मैं बताता हूं। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या उपरोक्त सही सभी जवाब दिया और सही कर ले, अर्थात एक रिसाइकिल चीजें हो रही हैं, रीअरेंज हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो आपके क्या वायुमंडलीय से होती हैं, जैविकीय से होती हैं, अवसादीय से, इन तीनों के द्वारा ही तो होंगी, वरना आप कैसे कर लोगे? अगर आप भू रासायनिक चक्र को देखोगे, जो भी चीजें होती है वो इन्हीं चीजों से तो होकर गुजरती हैं। समझ गए? अब तो समझ गए, इंग्लिश बता दिया, हिंदी बता दिया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि 2011 के जनगणना से भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है बताइए? 35, 53, 55, 65। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, जवाब सभी लोगों को देना, ठीक है? बताइए क्या होगा जी भैया। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, 53। जी भैया, 1 लाख या 1 मिलियन आर मोर, जहां पर 1 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या, ऐसे जो है उत्तर प्रदेश में कुल नगरों की जनसंख्या 53 है, ठीक है? 53 है, ओके। सॉरी, भारत में बात कर रहा हूं, माफ करिएगा, भारत में, मैं यूपी बोल दिया था, माफ करिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जहां पर सेक्स रेशियो सबसे कम था, बताइए। इन चारों में बता रहा, आपको इंडिया का नहीं पूछ रहा, इन चारों में पूछ रहा, ठीक है? आप इन चारों के आधार पर ही देख लेंगे, वही आपको समझ में आ जाएगा। और देखना क्या है यार, आपको तो आपके आंख के सामने दिख गया होगा, बताओ। तो सबसे कम दोस्तों इनमें से अगर कहीं पर था तो आपका क्या था, हरियाणा, 879। कितना था, 879। आपके पता है सिक्किम में अच्छा खासा था, सिक्किम में आपके 890 था, 890 था। एक मिनट, हरियाणा की बात करो, पंजाब में मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। हरियाणा, पंजाब में बहुत अच्छा नहीं था, बस इसी के आसपास था, यहाँ 895 था, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, उस तब भी 16 बहुत होता अंतर। और फिर आपका क्या बचा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तब भी मैं कहूंगा अच्छा था, ये सिक्किम के आसपास था, 889। बाकी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा केरला का था, फिर पुडुचेरी का था, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु का था। ये सब काफी जो अच्छे खासे थे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा केरला का था लिंगानुपात, 1094, 1000 ऐसे कुछ था, 1000, एक मिनट, 1000 कितना था, 103210, हाँ 1084, ठीक है। स्लिप ऑफ माइंड। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। चलो यार, इससे आसान सा प्रश्न क्या होगा, कह रहा है जनसंख्या में द्वितीय, क्षेत्रफल में एरिया वाइज थर्ड है, वैसे सेकंड है। बताओ क्या होगा? फर्स्ट में तो एरिया है, जनसंख्या वाइज आपका यूपी है, तो यूपी तो काट दो इनमें से। एमपी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश काट दो यार, एमपी तो कहीं से नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। आसान प्रश्न था यार, राजस्थान ऑप्शन में दिया हो तो तब भी मानते कि चलो थोड़ा टफ कर रहा है, बहुत आसान कर दिया था।
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता को घोषित करना है? चलो बताओ। जैसे आप लोगों ने आजकल बीच में पिछले 6 महीने 1 साल पहले सुना होगा आत्मनिर्भर भारत ना। आत्मनिर्भर भारत का नारा कोई आज का नहीं है दोस्तों, ये बहुत पहले, मतलब अभी आपको बताऊंगा, उस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत में आत्मनिर्भरता का नारा चला था, ठीक है, और हम लोगों ने हासिल भी किया था। आज की आत्मनिर्भर भारत में तो हम लोग उस हद तक हासिल नहीं कर पाए, लेकिन तब हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया था। अगर आप उसे पढ़ेंगे, बहुत कुछ हासिल किया था, ठीक है। अगर उस कंपैरिजन में आज के नारे की सफलता में देखें तो अभी बहुत बड़ा गैप है, उसके अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या सी जवाब दिया है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जी भैया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ही थी जो 1969 से लेके 1974 तक चली थी, 1969 से लेके 1974 तक। और इसी में क्या गडगिल पर फॉर्मूला जानते हो, गडगिल फॉर्मूला इसी में आया था। और इसने जो है वास्तव में बहुत हद तक इसने जितना लक्ष्य रखा था उसको लगभग इसने अपने ग्रोथ को पा भी लिया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसी में आपको पता है युद्ध भी हुआ था शायद, इसी दौरान युद्ध हुआ था शायद, कुछ ऐसे ही था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था कि भारत की जनगणना के अनुसार देश के मिलियन यानी कि नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? ये बहुत टफ प्रश्न है, इसे बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। इसमें दरअसल कह रहा है कि अगर इन चारों में से देखो तो कौन सा ऐसा है जो 10 लाख नगरों की सूची में सबसे लोअर पे आएगा, मतलब वहां कम है संख्या। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? ओह अच्छा, वैसे मतलब जो है ये प्रश्न तो मेरे भी दिमाग में चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। इंडिया पाकिस्तान, पहले चलो इसका जवाब देते हैं फिर हम लोग तो देखेंगे ही, ठीक है। बताओ तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान हुआ था 1971 में ही जो है इंडिया, 1971 में ही इंडिया और पाक वार हुआ था। यहाँ पर कोटा कहाँ है भैया? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में जो कोटा है वहीं सबसे कम है। और 19 से वही मैंने कह रहा था कि इंडिया पाक युद्ध जो है 1971 में ही हुआ था। और उसी के दौरान फिर क्या हुआ था आपका, पाकिस्तान अलग, सॉरी, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। उसमें कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी भैया। इंदिरा गांधी जैसा आजकल हमारे देश में अगर सशक्त प्राइम मिनिस्टर्स में कोई हुआ है, ठीक है, जिन्होंने करके दिखाया है और जिनकी चीजें वास्तव में इतिहास में दर्ज हैं, तो एक नंबर पे आते हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी जी, ठीक है। राजीव गांधी जी का भी नाम आता है। उसके बाद नरसिम्हा राव जी का भी नाम आता है। फिर मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। ये सारे जो हैं इन्होंने बहुत ही सशक्त तरीके से भारत को आगे ले गया था। अटल बिहारी जी का भी नाम आता है क्योंकि उन्होंने किया था, लेकिन अगर जो है वो दिया जाएगा आउट ऑफ 10 में तो मनमोहन के नीचे अटल जी आएंगे, ठीक है, आप जान लीजिएगा। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो ये पूछा लाल रंग किसके कारण होता है भैया? तो जितने लोगों ने यहाँ क्या जवाब दिया, जो टमाटर का लाल रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? आसान सा प्रश्न है, लाइकोपीन, ठीक है, लाइकोपीन होता है। आपको पता है टमाटर में बहुत से टमाटर ऐसे आने लगे जिनमें जो है सीड्स भी नहीं होता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? एक क्रांति है, एक जो है संबंधित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सुनहरी क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति। चलो देखते ही जवाब दो यार, इसमें मैं क्या ही बताऊं, इसमें मैं क्या ही बताऊं, इसका जवाब दो। सुनहरी, श्वेत, नीली, हरित। तो जितने लोगों ने यहां पर जो गलत है, क्या जवाब? नीली। जी भैया, नीली आपको पता है ब्लू रिवोल्यूशन आपके जो है जल से संबंधित होता है, ना कि कुक्कुट पालन से, ठीक है। बाकी तो सही है, सुनहरी ये सही है। अगले प्रश्न, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, इतना पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति। जी भैया, किस फसल की एक प्रजाति पूछा, तो इसका जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, देखते ही आपके दिमाग में आ गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है गेहूं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 दिया है, चलो इसका बताओ इसका क्या होगा, ठीक है, जवाब दो इसका क्या होगा? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 131। चलिए जवाब दीजिए। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस मुझे मिला दूंगा तो एक्सप्लेनेशन खुद ब खुद हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज जान गए चलो कि अनुच्छेद 148 आपका पहला हो जाएगा, यानी कि बी का 1 कहां का दिया? तो बी का 1 दिया है बी और सी में, यानी कि ए और डी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ए और सी में देखो क्या दिया है, चलो ए से देखते। ए का जो है 76, 76 किसका होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो 76 भैया आपका हो जाएगा किसका? जी भैया, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
देखिए 76 से केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है, और 75 से आपका जो है क्या सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाता है, ठीक है, समझ गए। और 131 जो है भारत के महान्यायवादी के विषय में बताता है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। एक मिनट, मैं उल्टा बता दिया, वही मैं कह रहा हूं, मुझे गलत लग ही रहा है। जी हाँ दोस्तों, गलत है, ये होगा जवाब, क्योंकि वही मैं कहूँ तो पूरी पॉलिटी ही, मेरी पूरी पॉलिटी की पढ़ाई खराब हो जाती। अब आप कहोगे सर बताए तो आप ही हो, तो आप ही खराब है। बिल्कुल भैया मेरी ही खराब है, क्योंकि मैंने ही गलत बता दिया था। देखो इसका तो तीसरा होगा, इसमें मुझे कोई इफ और बट नहीं है। अब जो आप ये देख रहे हो, इसका इसका ये होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर सी आपका ये हो जाएगा, ओके। हाँ, बता के देखो, ये मेरे साथ मिक्स वाले में पता है क्या होता है, मिक्स वाले में मेरे साथ होता है सही बता के मैं गलत लगा देता हूँ, ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के तहत, जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 जो है सदस्य होंगे, मतलब 60 से कम वहां पर नहीं होंगे, ये कहा गया। और अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था हमारे संविधान में। तो वो कौन सा राज्य था भैया, तो 60 से कम की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर नहीं था, उत्तराखंड नहीं था, हरियाणा नहीं था, सिक्किम की बात हो रही है, क्योंकि सिक्किम को पता है आपको जो है इंदिरा गांधी जी ने ही भारत में शामिल कराया था, ठीक है। वही कह रहे हैं कि अगर बात की जाएगी तो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी का नाम आएगा तो वो जो है इंदिरा गांधी जी का ही आएगा। उसके बाद राजीव गांधी जी, फिर नरसिम्हा राव, तब आपके कौन है, मनमोहन सिंह जी, फिर आपके अटल बिहारी जी। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ठीक है, ओके। और एक न के जो संसद के दोनों सदनों, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। चलो बताओ यार, कैसे राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, इतना पढ़े होगे ना, इसमें गलत करने वाली चीज ही नहीं। बताओ तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है सी, जी भैया ए और आर दोनों सही है, और ए जो है सही, आर जो है सही स्पष्टीकरण है ए का, ठीक है, क्लियर। इसे मुझे कुछ बताना नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन था तो ये आपका जवाब था। संसद की जो स्थायी समिति होती है, इसमें जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं। जैसे कोई भी समिति बनती है, इसमें दोनों सदनों का रिप्रेजेंटेशन उस समिति में दिया जाता है। तो कह रहा है उनका अनुपात क्या होता है, मतलब किस अनुपात में होते हैं। तो यहां पर कह रहा है 2 और 1 के, यानी कि अगर लोकसभा से 2 है तो राज्यसभा से 1 होंगे, या तो 3-1 के, यानी 3 होंगे तो 1 होंगे, या 4-1 के, या फिर कह रहा है समान, या फिर कह रहा है समान। तो मेरे दोस्तों समान तो नहीं होगा, ठीक है, समान तो नहीं होता है, इसे हटा ही दो। अब बच रहा है क्या, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, अगर संख्या पढ़े होगे तो जवाब दे दोगे जी भैया, 2-1 के अनुपात में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। चलो भैया, विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है, बताइए। मतलब आपका ये पता लगता है कि आपका जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। चलो बताओ, विनिमय का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेट वेट, विनिमय मूल्य की बात कर रहा है। चलो दूसरी चीज है, वो डिप्रिसिएशन नहीं है, चलो हटा, वो नहीं है। बताओ कौन से कारक रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है कि जो रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका क्या होगा। एक्सचेंज की बात कर रहा है, ठीक है, वही क्या है ना, जो आदान प्रदान हो रहा है, विनिमय का अंग्रेजी होता है एक्सचेंज। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, तो जवाब दे दिए, नहीं दिए तो बता रहा हूं। इसका इसका तुम क्या रख लो, अगर इसका तुम मुझसे पूछोगे तो भैया इसका सही जवाब क्या है, तीनों। देखो अगर आपका महंगाई ज्यादा होगा तो भी आपका एक्सचेंज रेट में, जैसे जिस देश में महंगाई बढ़ती है वहां पर क्या होता है, वहां पर यही चीजें होती है कि वहां एक्सचेंज रेट में उसके मूल्य डेप्रिसिएट होता है, उसका मूल्य गिरता है। अगर आपका राजकोषीय घाटा बढ़ रहा होता तब भी आपका मूल्य घटेगा। अगर आपके ऊंची तेल की कीमत आएगी तब भी भैया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तुम आयात ज्यादा कर रहे हो, जिससे तुम्हारी रुपए की वैल्यू घटने लगती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तीनों चीजें आपके एक्सचेंज पर क्या इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, समझ गए। ये निगेटिव इफेक्ट ही डालती हैं, पॉजिटिव नहीं डालती, इसलिए जाने रहना। अगला प्रश्न यहां पर कि कौन एक फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। चलो नहीं है पूछ रहा है। दरअसल ये मिशन जब लाया गया था तो इस मिशन को लाने के पीछे एक लक्ष्य था, इस मिशन को लाने के पीछे एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य का मेन मकसद यही था, एक मिनट, हाँ, उस मिशन का एक ही मकसद था
कि सरकार इनसे जो है क्या करेगी, खरीदी करेगी, ठीक है, और खरीदी करके अपने यहाँ पर स्टोर करेगी, और इससे क्या किसानों को, सरकार को, दोनों को फायदा होना था, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा शामिल नहीं था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मोटा अनाज छोड़ करके था भैया। 2007 में ये स्कीम लाई गई थी। कब? 2007 में, जिसमें लक्ष्य ये रखा गया था कि 10 मिलियन टन जो है गेहूं खरीदेंगे, 10 मिलियन टन इन्होंने चावल खरीदने की बात की थी, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन खरीदने की बात इन्होंने की थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि एक मकान में अगर 2 बल्ब जल रहे, 2 बल्बों में से एक दूसरे से अगर अधिक रोशनी चमकदार देता है तो उन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा। अर्थात ये कह रहा है कि एक ज्यादा तेज चमक रहा है, कम तेज चमक रहा है, मतलब एक में चमक ज्यादा, एक में चमक कम है। तो आप ये बताओ कि आप कैसे ये देखोगे कि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये बताओ। चलो इस प्रश्न को पूरा देखो, यहां तक देख लिए, समझ गए, अब बताओ। एक फार्मूला पे ये चीज होती है, वो फार्मूला अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी तुरंत आपके जवाब आ जाएगा, नहीं पढ़ी होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक फार्मूला होता है I = V/R, ठीक है। यानी कि आपको यहां पर क्या होगा, उच्च अवरोधक होगा तो क्या वहां पर क्या होगा, रोशनी मंद होगी। तो जिन्होंने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। अर्थात ये कह रहा है कि जितना ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पर क्या करंट कम दौड़ेगी ना, क्योंकि यहां पर आर नीचे है ना दोस्तों, ये जितना बढ़ेगा तो इस वैल्यू में उतनी ही कमी आ जाएगी ना। आप ऐसे समझो, तो करंट कम जाएगा, तो कम करंट जब जाएगा तो क्या होगा, रोशनी कम देगा ना। आपके घर में एलईडी होगी, अगर जैसे बिजली अगर लो आती है तो देखिए बिजली लाइट जलती तो है लेकिन क्या उसकी चमक कम होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसको मिलान करो, फ्रेयान, टेट्राएथिल लेड, बेंजील हेक्साक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो दोस्तों, यहां पर हर चीज का अपना एक उपयोग है, तो पूछ रहा है इनका उपयोग कहां किया जाता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका, देखिए आपको पता होना चाहिए, फ्रेयान है प्रशीतक के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्या नाम है, टेट्राएथिल लेड है, ये क्या होता है, जी भैया, ये टेट्राएथिल जो है आपका एंटी नॉक कारक होता है। एंटी नॉक जानते हो, जब आपकी टू व्हीलर होती है, टू व्हीलर में जब पेट्रोल जो है जलता है, आपको पता है स्पार्क प्लग के पास जब उसको जलने में दिक्कत होती है तो वहां नॉकिंग होने लगती है। उसी नॉकिंग को हटाने के लिए टेट्राएथिल लेड जो है उपयोग किया जाता है गाड़ियों में, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो भैया बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में करते हैं, और कार्बन ये जो है अग्निशामक के रूप में करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, 2 1 4 3। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरे खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रस्वेदन, उत्फूलन, विद्युत पृथक्करण या उत्क्रम प्रासरण। प्रासरण ही है ना, हाँ प्रासरण। बताइए बस भैया, 5 प्रश्न, क्लास खत्म। तो जिन्होंने क्या उत्क्रम प्रासरण जवाब दिया है वो सही कर ले। इसमें क्या होता है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके उसके जो पानी के आयनों को और अन्य मिनरल्स को पृथक किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, थोड़ा डिटेल में जानना होगा, थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, मतलब इनमें से किस फोर्स के कारण जो है वो अपनी कक्षा में, मतलब उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है, अपने ही कक्ष में। अपने ही कक्ष में एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा लगा, मतलब उसके चक्कर लगाती है, तो किस बल के कारण भैया। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर केंद्राभिमुख बल जवाब दिया है, एंडोमिक जवाब दिया है, वो सही कर ले। इसका अंग्रेजी में भूल रहा हूं, एंडोसेंट्रिक ऐसे कुछ होता है यार, इसका क्या होता है अंग्रेजी में भूल रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, वो तो आता जाता रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब यही है, ठीक है। ये तो बेसिक प्रश्न था वैसे। चलो, बारूद का मुख्य अवयव क्या होता है, जवाब दीजिए। पोटास, गंधक, कार्बन। चलिए इसका पढ़िए, आप लोग बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया, जो आपका बारूद होता है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका अंग्रेजी में बता देता हूं, गन पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गन पाउडर इसे कहते हैं। अब आप गन पाउडर में देखेंगे तो अगर आप लोग जो है बाई वेट अगर इस गन पाउडर के मिक्सचर में परसेंटेज देखेंगे
तो आपको क्या दिखाई देता है, चलिए मैं बताता हूं। इसमें अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपका जो है 15% जो इसमें कार्बन पाया जाता है, 15% बाई वेट, ठीक है। और उसके बाद क्या, गंधक, गंधक जिसे क्या कहते हैं, पोटास कहते हैं, तो ये आपका कितना पाया, सल्फेट कहते हैं, तो सल्फेट इसमें जो है 75%, और क्या कहते हैं ये, तो पोटास इसमें 10% और आपका गंधक जो है 75% होता है। यही इसका सही जवाब है, ठीक है। पोटास, गंधक, कार्बन जो बाई वेट जो है इसमें होते हैं, ठीक है। 10% सल्फर बाई वेट होता है, 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। और इसी पोटेशियम सल्फेट को गंधक पोटास भी कहते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बाई वेट मैंने बताया है, एक चीज जाने रहना। अगला प्रश्न है, शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोज क्या करता है, आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। ये आपको पता है ना, ये आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। इसलिए जब आप कुछ मीठा खा लीजिए तो आप उस कुछ देर के लिए बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप काम करके आते हैं तो बहुत थकान भी लगती है, ये भी होता है, ठीक है। इसलिए आप जब मीठा खा लीजिए और आप कुछ ना करिए तो थोड़ी देर बाद नींद भी बहुत लगती है। ये भी आप जैसे चावल खाने के बाद, चावल में ग्लूकोज अच्छा खासा होता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं चावल खाने के बाद नींद आ रही है। तो अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या पित्त में, तो आपको पता होना चाहिए दो जगहों पर ये जो है होता है। एक लीवर में होता है, तो लीवर का क्या हो जाएगा, यकृत में, ठीक है, यकृत। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है मसल्स में। जी भैया, आपके जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है, उनमें होता है। मसल कौन से, स्केलेटल वाले। ओके, चलो, मतलब हड्डियों के मसल्स में। अगला प्रश्न है कि किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी। चलो भैया बताओ, इसके बाद आखिरी प्रश्न। और फिर बताओ, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, करीब 80% ऐसे छात्र हैं ना दोस्तों जो क्लास तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं, यार फ्री की चीज मांग रहा हूं। देखो एक चीज क्या होता है ना, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं लेकिन एक साइकोलॉजी क्या काम करता है, कोई भी लड़का आता है पहले देखता है चैनल कैसा है, चैनल पे सब्सक्राइबर कितने, वही नहीं देखता सर कैसे पढ़ा रहे, वो पहले ये सब चीजों को देखता है। तो अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि और भी लोगों को ऐसे अच्छी पढ़ाई मिल सके, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतने ही ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, क्या राजनाथ सिंह जी ने 2001 में किया था। कब, 18 जून 2001 को राजनाथ सिंह जी की जो है मुख्यमंत्री रहते हुए किया गया था। दरअसल इस योजना को लाने का लक्ष्य क्या था, इस योजना को लाने का लक्ष्य बस एक ही था कि भैया क्या जो किसान है इनको सही पद्धति से, क्या हम इनको जो खेती करते हैं, आपको पता है खेती करना कितना जो है समय टफ होता जा रहा है, तो खेती करने के अगर तरीके में हम थोड़ी सी बदलाव ला सके, उन्नत चीजों का हम उसमें अगर क्या प्रावधान कर दे, तो इससे किसानों की खेती आसान होगी, उन्हें मूल्य वृद्धि होगी। तो इस तमाम चीजों के लिए जो है लाई गई थी। अभी हाल ही में 2023 में जो है इसका नया वर्जन भी लाया गया है, जिसमें जो है सरकार ने ये कहा है कि हम एक संगठन बनाएंगे, इसे क्या कहेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि शहरी क्षेत्रों में 300 किसान जब होंगे तो ये संगठन होगा, और पहाड़ी में जब 100 किसान मिलेंगे तो ये संगठन होगा, और इन्हें जो है 3 साल के लिए 15 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जो उनके कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस क्लास को खत्म करते। बताइए, भारत में उठते हुए बाजार के लिए मुख्य चुनौतियां क्या है। अर्थात ये कह रहा है जब आपका देश अपनी ऊंचाइयों को छू रहा होगा, यानी कि अच्छा कुछ कर रहा होगा, तो ऐसी कौन सी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने में कठिनाइयां आती हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपसे चुनौतियां पूछ रहा है तो जवाब दीजिए, सही जवाब आपका यहां जरूरी है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, जवाब दो, फिर उसके बाद लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे आप सबसे कल सुबह 10 बजे, घड़ी के टाइम सेट कर लेना। तो चलो, जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया है, ऑयल की कीमतों में वृद्धि, बिल्कुल बात सही है। अधिक विकास पर असमंजस, बिल्कुल बात सही है। विदेशी मुद्रा की निकासी, बिल्कुल बात सही। संविदा सरकार की समस्याएं, तो यहां पर क्या डी वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो गलत हो, क्योंकि वो भी सही है। भैया किसी प्रकार की संविदा सरकार की समस्याएं, भैया तुम्हारे यहाँ काम करने वाले अगर बंदे परेशान हो जाए, वो तुम्हारे लिए धरना देंगे, बवाल मचा देंगे, तो तुम्हें क्या होगी, दिक्कत होगी। तो दिक्कत से बचने के लिए ये समस्या भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी साथ इस क्लास को समाप्त करता हूं, फिर मिलूंगा आप सभी से
कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाते जाते दोस्तों जो कहा है वो कर देना, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जरूर बना लेना, और सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, और रुकना नहीं है क्योंकि कछुआ बन के चलना है, तभी रेस तक पहुंचेंगे। ओके, बाय बाय।